हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के 11वें दिन मुख्यमंत्री ने बजट पर उठाए गए सवालों के दिए जवाब। कहा, 2025-26 के अंत में राजस्व घाटे का आंकड़ा 1% से भी रहेगा कम। फरीदाबाद में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद होगी शुरू। जिला उपायुक्त ने मंडी अधिकारियों और खरीद एजेंसियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा। नगर परिषद भिवानी के कार्यालय में आज बजट के साथ साथ बुलाई गई हाउस की बैठक। 119 करोड़ 35 लाख रुपए के विकास कार्यों का बजट हुआ पारित। और हरियाणा का अंबाला बना पहला जिला जहां 151 ग्राम पंचायतें हुई टीबी मुक्त। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में सरपंचों को किया गया सम्मानित। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। आज हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 11वें दिन की कार्यवाही खबर लिखे जाने तक जारी रही। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट पर उठाए गए सवालों के जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि जिनका कोई आधार नहीं वह बजट को निराधार बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2025-26 के अंत में राजस्व घाटे का आंकड़ा 1% से भी कम रहेगा। उन्होंने वचन देते हुए कहा कि वह अपनी सभी घोषणाओं को प्रस्तावित धनराशि से ही धरातल पर क्रियान्वयन करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कोने कोने से मिले सुझावों को एकत्रित करके इस बजट को बनाया गया है। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि बजट 2024-25 से केवल 6-7% वृद्धि दिखाता है। 2024-25 से केवल 6-7% वृद्धि दिखाता है। ये बात माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कही और मैंने इसे 13.7% बताया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने वर्ष 2025-26 का 2,05,017 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव रखा है। आज वर्ष 2025-26 का ना तो कोई संशोधित अनुमान रिवाइज एस्टीमेट और ना ही वास्तविक एक्चुअल आंकड़ा है। उन्होंने सरकार द्वारा लिए गए कर्ज को लेकर कहा कि सरकार ने अगर कर्ज लिया है तो वो सरकार ही चुकाएगी। प्रदेश के किसी नागरिक से उसकी भरपाई नहीं होगी और ना ही उनसे कोई पैसा मांगा जाएगा। नायब सिंह सैनी ने कहा कि जब अगले वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पढ़ूंगा उस समय पिछले वर्ष के मुकाबले हमें लगभग 4700 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध होगी और हम अपनी रफ्तार 4 गुनी कर देंगे। 2024-25 के बजट एस्टीमेट से वृद्धि निकालेंगे तो यह 7.97% होगी। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी वित्त वर्ष का बजट अनुमान प्रस्तुत करते हुए पिछले बजट से कितने प्रतिशत अधिक है यह बताने के लिए 2 ही संभावनाएं होती हैं। मैंने इसके लिए 2024-25 के रिवाइज्ड एस्टीमेट से प्रतिशतता निकालकर न तो कोई गलत काम किया है और न ही कोई नया काम किया है। इससे पहले बजट सत्र के 10वें दिन 4 महत्वपूर्ण विधेयक पास किए गए, जिनमें हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन विधेयक 2025 पास किया गया। जुआ सट्टा विधेयक 2025 सदन में पारित हुआ। हरियाणा अनुबंध कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी विधेयक 2024 सदन में पारित किया गया और हरियाणा शव सम्मान निपटान बिल भी आज सदन में पास किया गया है। फरीदाबाद में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी। जिला उपायुक्त विक्रम सिंह यादव ने मंडी अधिकारियों और खरीद एजेंसियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने मंडियों में सफाई, पीने के पानी और बैठने की व्यवस्था की है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन 27 मार्च तक जारी रहेगा। मजदूरों और ट्रांसपोर्ट की कोई कमी न हो, इसके लिए भी प्रबंध किए गए हैं। बारिश से अनाज बचाने के लिए तिरपाल की व्यवस्था होगी और
सुरक्षा के लिए पुलिस व फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी तैनात रहेगी। उन्होंने कहा कि इस बार पिछले साल के मुकाबले लेबर की कोई समस्या नहीं रहेगी, जिसके चलते अच्छे तरीके से फसल का उठान होगा। अप्रैल माह से जो हमारी खरीद है गेहूं की वो शुरू होगी, तो इसके जो तैयारियां करनी थी वो सारी हमारी पूर्ण है, चाहे वो साफ सफाई की हो, पानी की हो, शौचालय की हो, या जो हमारे किसान भाई आएंगे उनके व्यवस्था की हो। और साथ ही जो अभी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जो वेरिफिकेशन है वो भी सारी अभी जल्दी पूरी हो जाएगी, तो उससे लोगों को रजिस्टर करने मतलब आगे जब मंडी में आएंगे तो उसमें भी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो हमारी तरफ से सारी तैयारियां पूर्ण है, और जैसे ही खरीद शुरू होगी हमारी सारी मंडियां जो भी नोटिफाई होती हैं उन सभी में टाइम भी हम खरीद कर। पिछली बार स्पेशली देखने में आया था कि कई जगह जैसे जो हमारी ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें इलेक्शंस पहले थे तो लेबर आने में काफी समस्या थी, परंतु अब की बार मैंने रिव्यू करा है, मीटिंग इसकी खरीद की ले ली है मैंने, तो उसमें एफसीआई से भी और हैफेड और फूड से भी या वेयर हाउस जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं उन सभी से बात हुई है, तो अब की बार लेबर की इतनी कोई समस्या नहीं है। तो हमारी आशा यही है कि जो उठान है वो पिछली बार से काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि लेबर की जो अवेलेबिलिटी जो पिछली बार जो इशू था वो अब की बार नहीं है। हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के जोनल एडमिनिस्ट्रेटर अधिकारी आशुतोष राजन ने जिले की मंडियों का दौरा कर सरसों की हो रही खरीद का जायजा लिया। सरसों की सरकारी खरीद का निरीक्षण करने पहुंचे जोनल एडमिनिस्ट्रेटर आशुतोष राजन ने बताया कि अब तक हैफेड द्वारा 3000 क्विंटल सरसों की खरीद हो चुकी है। आशुतोष राजन ने मंडियों का दौरा कर सरसों की ढेरियों की भी जांच की। किसानों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि फसल का पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इस दौरान किसानों ने भी उनसे आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए कहा। आशुतोष राजन ने मार्केट कमेटी की तरफ से किसानों की मदद के लिए बनाई गई हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया। सरसों की खरीद में नमी की जांच के बाद उन्होंने कहा कि 8% नमी तक की सरसों की खरीद की जा रही है। जो हरियाणा सरकार के आदेशों के अनुसार जो हमने इस बार जो खरीद चल रही है, तो हमारा मकसद यही है कि इसमें किसी प्रकार की किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और जो खरीद जो व्यवस्था है वो सुचारू ढंग से चले और जल्दी से जल्दी हम इसको संपन्न कर पाए और जो पिछली बार कोई कमियां रह गई उसमें सुधार करने के लिए देखते हैं। अगर हम माने तो आज की तारीख में 2527 क्विंटल जो है सरसों की खरीद यहाँ पर मौना मंडी और फरीदाबाद में यहाँ पर हो चुकी है। पिछले साल इसी तारीख तक 1700 क्विंटल के हिसाब से खरीद हुई थी और टोटल जो खरीद पिछले साल तो हुई थी वो 9000 क्विंटल के करीब यहाँ पर इस मंडी में हुई, जिसमें से कि अब 2527 क्विंटल अभी तक। एक तारीख के लिए जो एजेंसीज हैं, संबंधित एजेंसीज जो हरियाणा सरकार के द्वारा खरीद के लिए जिनको यहाँ पर तय किया गया है, बीएफएससी और हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, उनके अधिकारियों के साथ भी आज अभी हमने चर्चा इसके बाद अभी करेंगे ताकि उनके भी प्रबंध ताकि उनके सारे प्रबंध पूरे हों और किसी प्रकार की कमी किसी को ना आए, बारदाना और वगैरह जो व्यवस्थाएं हैं और जो भी गैप्स जहां पर हैं उसमें गैप को उसका से उनका हम निदान करें। नगर परिषद भिवानी के कार्यालय में आज बजट के साथ साथ हाउस की बैठक बुलाई गई, जिसमें 119 करोड़ 35 लाख रुपए के विकास कार्यों का बजट पारित हुआ। बैठक में सफाई व्यवस्था से लेकर स्ट्रीट लाइट, लावारिस पशुओं, कॉलोनी अधिकृत करने का मामला, पार्कों सहित विभिन्न विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। दोपहर 12 बजे शुरू हुई बैठक में चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने कहा कि सभी तालाब को विकसित कर फव्वारे लगाए जाएंगे। साथ ही राजस्थान से पत्थर मंगवाकर तालाबों पर लगाया जाएगा, जिससे उनकी सुंदरता बढ़ेगी। वहीं शहर के स्ट्रीट लाइटों के लिए गाजियाबाद से पोल मंगवाकर लगाए जाएंगे। इससे शहर की सुंदरता में 4 चांद लगेंगे। उन्होंने कहा कि अगले 6 माह में शहर में बचे हुए सभी पार्कों का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। वहीं शहर के एंट्री पॉइंटों पर सभी फुटपाथों का सौंदर्यकरण किया जाएगा। इसके लिए NHAI से NOC लेने का कार्य चल रहा है। नेहरू पार्क को पूरे प्रदेश में मॉडल पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाजारों में शौचालयों से लेकर सभी प्रकार की सुविधा लोगों को मिलेगी। यहीं अधिकारियों के घरों में काम करने वाले लगभग 80 सफाई कर्मचारियों को वहां से हटाकर शहर की सफाई में लगाया जाएगा। जितने भी शहर के अंदर विकास कार्य थे, हमने पिछली बैठकों के अंदर सबको स्वीकृति देकर के सर्वसम्मति से और उनके लिए जो राशि थी सबको आवंटित कर चुके हैं। उन सबके टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक भी ऐसा कोई बड़ा कार्य नहीं है जो अभी लंबित हो, किसी प्रकार से किसी स्तर पर उसकी शुरुआत ना हुई हो। अभी जो कोई अन्य जो कार्य देखिए विकास कार्य जो गलियों का है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो आज से 6 महीने पहले को गली ठीक होगी तो हो सकता है कि आज वो गली
नए निर्माण के लिए आज उसका कार्य किया जाना प्रस्तावित हो सकता है। क्यों, मतलब 10 साल पहले गली बनी थी, वो 1 साल पहले ठीक थी, अब उसकी जो सीमा थी वो खत्म हो चुकी है। अब वो किसी ने तोड़ दिया, किसी ने पानी कनेक्शन ले लिया है, किसी ने पानी की लाइन नहीं डाली है, तो इस प्रकार की कई चीजें आ जाती हैं। तो ये निंदा चलने वाली प्रक्रिया। जो शौचालय है उनका तो कार्य जैसे हमने भी एस्टिमेट बन चुके हैं, जैसे अलग अलग जगह पे हैं, नेहरू पार्क का है, दादरी गेट का है, जैन चौक का है। इस दौरान पार्षदों ने आरोप लगाया कि पूरे शहर में 3 दिन से स्ट्रीट लाइटें नहीं जल रही हैं। इस पर नप जेई ने कहा कि स्ट्रीट लाइटों के पुराने ठेकेदार का टेंडर खत्म हो गया है, अब लाइटों के लिए नया टेंडर लगाया जाएगा। नया टेंडर लगने तक पुराने ठेकेदार ही लाइटों के कार्य को देखेगा। पिछली बार भी मैंने ये बात रख दी, मुख्यमंत्री महोदय के सामने भी ये बात रख दी, क्या उन जहाँ वो गरीब बस्ती है, क्या उन लोगों ने कोई गुनाह कर रखा है क्या, किस लिए वो कॉलोनी अप्रूव्ड रहेगी, ताकि उन पे मूलभूत सुविधाएं जो है कम से कम वो तो मिल जाए। वहाँ पे गंदे पानी की नालियां, ऐसे खुले में पानी चलता है, आप कभी जाके देखना, जेल के सामने वाला एरिया है, वाल्मीकि बस्ती है, वहाँ पे पूरा देवनगर बसता है, वहाँ पे कहने को वो देवनगर है। हमारा विनोद रोड का जो रोड है उसका 6 महीने हो गए टेंडर लगा हुआ। सरकार की तो मंशा है रोड बनाने की, टेंडर भी नगर परिषद की मंशा बनाने की, मगर कुछ हमारे अधिकारी है जो निकम्मापन दिखा के उन्होंने टेंडर की कोई छोटी मोटी टेक्निकल इशू बनाते हैं और उसको टेंडर को लगाने में, खोलने में असमर्थ हो जाते हैं। हमारे वार्ड के अंदर 2 वार्ड लगते हैं, जो एक में पुत्र वधू है, एक में मैं हूँ। यहाँ जो इसके वाल होते हैं ना पानी के, जो पानी के वाल है वो एक साल में जा करके उनके अंदर ग्रीस क्लीन करते हैं, जबकि इनका 1 महीने का काम होता है। मैं काफी दफे उनको सचेत कर चुका हूँ। इनके स्लेब टूटे हुए हैं, वाल के ऊपर कई जगह मोटरसाइकिलें पड़ती हैं, गाड़ियों का पहिया आ जाता है, इतना बुरा हाल है। हरियाणा सरकार ने ईद उल फितर के दिन आगामी 31 मार्च को राजपत्रित अवकाश के बजाय अनुसूची 2 के अंतर्गत प्रतिबंधित अवकाश घोषित किया है। हरियाणा सरकार द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना में बताया गया है कि 29 मार्च को शनिवार और 30 मार्च को रविवार है, जबकि 31 मार्च वित्त वर्ष 2024-25 का समापन दिवस है। हरियाणा में अंबाला ऐसा पहला जिला है जिसमें 151 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हुई हैं। आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में सरपंचों को सम्मानित किया गया। उप सिविल सर्जन एवं टीबी मुक्त अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर सीमा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है कि वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना है और इस दिशा में हम सबको मिलकर कार्य करना है। उन्होंने बताया कि टीबी मुक्त के लिए विश्व का 2030 का लक्ष्य है, लेकिन हमें इस लक्ष्य से पहले ही भारत को टीबी मुक्त बनाना है। हमने 151 ग्राम पंचायतों को आज के दिन सम्मानित किया, जिसमें से कि 138 ग्राम पंचायतें को गांधी जी के कांस्य प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया तथा एक सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया, तथा 13 पंचायतों को गांधी जी की एक सिल्वर प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया तथा एक सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। टीबी फ्री ग्राम पंचायत के माध्यम से हम टीबी मुक्त अपना प्रदेश कर सके, टीबी मुक्त, जिससे कि हम देश की ओर अग्रसर हो सके। यह टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एक पहल है, जिसके उन्होंने कहा कि आज जिन ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त अभियान के तहत सम्मानित किया गया है, उनके लिए निर्धारित मापदंड तय किए गए थे, जिन पर वे खरे उतरे हैं। विभिन्न गांवों से आए सरपंचों ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि सरकार की बेहतर स्वास्थ्य नीति के कारण ही आज ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हो रही हैं। मेरी पंचायत गाँव में टीबी मुक्त की है हमने, इसलिए हमने यहाँ सम्मानित किया गया है। हमने घर घर जाकर जिसको भी खांसी वगैरह जो भी होती थी टीबी मुक्त किया। एक लड़की को थी पिछले साल, मैं उसको खुद की डायर अमली PSC में ले गया और उसका 1 साल तक इलाज चलाया। हमारा गांव टीबी से मुक्त हुआ है और ये मेरे को प्राइज़ मिला है। का गांव साफ सुथरा है और समय समय पर गांव के लोगों को जागरूक करती हूँ, साफ सफाई रखते हैं।
टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान को सफल बनाने के लिए आज अल आफिया सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा के प्रांगण में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कई सामाजिक संगठन सहित स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉक्टर सर्वजीत थापर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यशाला में टीबी रोगियों को बुलाया गया, जिनको बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण किट वितरित की गई। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर सर्वजीत थापर ने कहा कि विश्व टीबी दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि जिला, प्रदेश व देश को टीबी मुक्त करना है। इसलिए कार्यक्रम को टीबी हारेगा देश जीतेगा का स्लोगन दिया गया है। सरकार के निर्देश से एक एक गांव वाइज, एक एक पंचायत वाइज हमने लिया। हर पंचायत को हमने टीबी मुक्त किया। एक एक हमने पैसे पहले 23 पंचायत चुनी थी, अब 76 हो गई हैं। ऐसे हम इकट्ठा कर करके एक ब्लॉक को टीबी फ्री करेंगे, फिर दूसरे ब्लॉक को, इससे सारे ही इसको डिस्ट्रिक्ट को हमने टीबी फ्री करना है। एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा हो जाएगा तो हमारा स्टेट टीबी फ्री हो जाएगा। ये एक कैंपेन है। जो ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, वर्ल्ड टीबी डे का प्रोग्राम है। वर्ल्ड टीबी डे में हम सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि टीबी के प्रति जागरूक हो जाएं। उन्होंने बताया कि अब तक नूंह जिले की 76 ग्राम पंचायत को चिन्हित कर लिया गया है जो टीबी मुक्त हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह हर ब्लॉक व जिला को टीबी मुक्त किया जाएगा, तभी प्रदेश व देश टीबी मुक्त हो सकता है। हमारे पास लगभग 2500 के लगभग अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में पेशेंट हैं। इन सब के लिए जो हमने जो पोषण के लिए बात है, जो हम प्रोग्राम कर रहे थे, पोषण के लिए इनको किट दी जाती हैं। इन सबको टाइमली जो दवाइयां हैं वो सारी वो ले रहे हैं। उनको काउंसलिंग की जाती है कि आपने दवाई नहीं छोड़नी है। जो भी ट्रीटमेंट उनका लंबाई का है, जो 6 महीने की ट्रीटमेंट है तो 6 महीने ट्रीटमेंट लें। ये सारी चीजें तो बता के, और इन जो प्रोग्राम है जो हम करते हैं, इनके माध्यम से हम एक अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। महेंद्रगढ़ के साथ लगते गांव पाली में केंद्रीय विश्वविद्यालय के रसायन विभाग में पाउडर एक्सरे डिफ्रैक्शन मशीन लगाए जाने से अब बेहतर तरीके से गुणवत्ता की जांच हो पाएगी। इसमें विशेषकर दवाइयों से लेकर डेवलपमेंट कार्य शामिल होंगे। यही नहीं बल्कि इस सुविधा से शोधार्थियों, विद्यार्थियों व शिक्षकों को उच्च स्तरीय विश्लेषण में भी मदद मिलेगी। इस मशीन से दवाइयों से लेकर विकास कार्यों के नमूनों की जाँच हो सकेगी। यहाँ दवाइयों की जाँच के बाद असली और नकली का पता चल सकेगा। इसके अलावा सरकारी एजेंसियां भी रोड और भवनों में प्रयोग किए जा रहे मटेरियल की सैंपलिंग लेकर यहां जांच करवा सकेंगी। 1.5 करोड़ रुपए की ये मशीन ऑस्ट्रिया से मंगवाई गई है। अब यहां के विद्यार्थियों को शोध के लिए दूसरे विश्वविद्यालय में नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही सैंपलिंग दिल्ली और जयपुर जैसे स्थानों पर नहीं करवानी पड़ेगी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने कहा कि ये सुविधा विश्वविद्यालय में जारी अनुसंधान कार्यों को एक नई दिशा प्रदान करने में मददगार साबित होगी। इस सुविधा के माध्यम से शोधार्थियों, विद्यार्थियों, शिक्षकों को उच्च स्तरीय विश्लेषण में मदद मिलेगी। अगर कोई एजेंसी यहां जांच करवाना चाहे तो वह भी करवा सकेगी। वो एक्सरे डिफ्रैक्शन XRD है और उसमें पाउडर XRD बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो है हम मटेरियल को पाउडर की फॉर्म में और क्या कहते हैं हम थिन फिल्म या और भी किसी फॉर्म में उसमें उसका स्ट्रक्चर के बारे में जो उसमें है उसको हम जान सकते हैं। और किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए, कि उसको सुधारने के लिए या उसको कुछ करने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम उसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी को जानें। तो यहाँ पर और भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और भी जो संस्थाएं हैं, जो सरकारी भी जो है, उनको भी इस सुविधा की ज़रूरत रहती है। और हमारे पास ऐसी पॉलिसी है कि यदि हमारे पास कोई सैंपल अपने करवाने आता है तो हम उसके सैंपल्स को रन करके उसका रिजल्ट उनको दे सकते हैं। विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हरीश कुमार ने कहा कि इस मशीन की उपलब्धता से विश्वविद्यालय में उन्नत अनुसंधान, नैनो प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और संबंधित वैज्ञानिक क्षेत्रों में शोध के मोर्चे पर महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। ये नई सुविधा विश्वविद्यालय में अनुसंधान व नवाचार के मोर्चे पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थानों के साथ परस्पर सहयोग का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक होगी। उसकी आंतरिक संरचना के बारे में हम खोज कर सकते हैं, जिससे उसके अंदर मटेरियल क्या क्या कंपोजिशन है, किससे मिलकर वो बना हुआ है। जैसे हमारी विभिन्न ड्रग्स हैं, मेडिसिन्स हैं, और हमारा सीमेंट का मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है, मिट्टी है,
तो कोई भी सॉलिड जो ठोस सब्सटेंस है उसके बारे में आंतरिक इंफॉर्मेशन है वो सटीक स्तर पे इसकी हम जानकारी इस मशीन से ले सकते हैं। और ये मशीन जो है हमारे जीएसटी हरियाणा की ग्रांट के थ्रू हमारे को एक सहायता राशि प्राप्त हुई है 1.5 करोड़ की, जिसके तहत हमने इसको खरीदा है। नबार्ड और हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संयुक्त प्रयासों से कार्यशाला का आयोजन पंचकूला में किया गया, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मार्केटिंग की कई अहम बातों के बारे में बताया गया। उल्लेखनीय है कि नबार्ड और NRLM के बीच सहमति ज्ञापन के तहत हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के लाभार्थियों को ग्राम दुकान दी गई। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अमरिंदर कौर ने बताया कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने स्वयं सहायता समूह की बहनों को विपणन पहल के तहत 8 दुकानें ग्राम दुकान योजना के तहत दिलवाई हैं, जिसमें हमारा कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पलवल, हिसार, कैथल जिले सम्मिलित हुए हैं। HSRLM ने अपनी बहनों को मार्केटिंग इनिशिएटिव के तहत 8 ग्राम दुकानें दिलवाई हैं, जिसमें कि हमारा कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पलवल, हिसार, कैथल ये ज़िले इसमें सम्मिलित हुए हैं और उनकी बहनें आई। उन बहनों को इस इनिशिएटिव का पूरा फ़ायदा लेने के लिए उनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे मार्गदर्शन दिया गया, उसमें विशेषज्ञ बुलाए और जब भी कोई प्रोडक्ट्स मार्केट में जाते हैं तो उसके लिए जो लीगल कंप्लायंसेस होती हैं, जैसे कि उनके पास FSSAI का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, ऐसी भी जानकारियाँ दी गई हैं। नबार्ड हरियाणा की मुख्य महाप्रबंधक निवेदिता तिवारी ने बताया कि नबार्ड का यही प्रयास है कि जो महिलाएं उद्यम को बढ़ाना चाहती हैं, नबार्ड उनके लिए एक जरिया बने, जिससे कि महिलाओं की आय में वृद्धि हो और वो अति सूक्ष्म उद्यम के रूप में उभर के आ सकें। एक स्ट्रैटेजिक अलायंस के माध्यम से MOU NRLM के साथ साइन किया है, उसके अंतर्गत लिया गया है, जिसमें हम ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने के लिए नबार्ड की जो एक रोल है ऑफ एक एनेबलर और फैसिलिटेटर के रूप में, उसके साथ हमने NRLM के का जो ट्रांसफॉर्मेटिव रोल है उसका एक हमने कन्वर्जेंस किया है। तो इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी एक तो एंटरप्राइज बिल्डिंग की प्रोग्राम्स होती है, हमारी मार्केटिंग इनिशिएटिव्स की प्रोग्राम होती है, उसके साथ हम राज्य स्तर पर और SRLM के साथ सहयोग के साथ हम इस इनिशिएटिव्स को और महिलाओं को सशक्त करने के लिए विभिन्न जिलों से आई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि इस ग्राम दुकान में महिलाएं जो हस्त निर्मित सामान बनाती हैं उनमें रखे जाएंगे। इससे दूसरी महिलाओं को रोजगार मिलेगा व आर्थिक तौर से भी वे बेहतर होंगी। दुकान मिली है उसमें महिलाओं के हाथ के बने हुए प्रोडक्ट रखे गए हैं, जिसमें वुलन ड्रेस, जूट बैग और आर्टिफिशियल ज्वेलरी। इससे हम खुद ही जागरूक नहीं हुए हैं, दूसरी महिलाओं को भी अपने साथ मिलकर मतलब कि उनके हाथ के प्रोडक्ट को बेचने के लिए उनको भी रोजगार के अवसर दिए गए हैं। इस HSRLM के थ्रू जो स्वयं सहायता समूह ग्रुप बनाए गए हैं उनको नाबार्ड के थ्रू ग्राम दुकान प्रोवाइड करवाई गई है। उस ग्राम दुकान में जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हस्त निर्मित जो प्रोडक्ट बनाती हैं वो उसमें रखे जाएंगे। जैसे हमारे शाड़वा गांव में ही भाग्य लक्ष्मी स्वयं सहायता ग्रुप है, वो जैसे सरसों का तेल, नारियल का तेल, कोल्ड प्रेस से जितने भी आइटम तैयार किए जाते हैं वो तैयार करते हैं, मसाले वगैरह, या जो हमारी महिलाएं जूट के बैग हो गए या संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान अब तक कई अहम विधेयक पारित किए जा चुके हैं। आज लोकसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से राष्ट्रीय राजमार्गों को 4, 6 और 8 लेन का बनाने से जुड़ा सवाल पूछा गया। इस सवाल का जवाब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिया। के काम हम जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, 105 टनल बना रही है और विशेष रूप से कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट के लिए हमने NHI DCL करके NHI जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और वो अब जम्मू कश्मीर में 105 टनल का काम हम कर रहे हैं। केवल जम्मू से श्रीनगर के उस पर 36 टनल कर रहे हैं, उसमें से करीब 22 टनल पूरी हुई है। जो जम्मू से श्रीनगर आने के लिए 8-8, 9-9 घंटे लगते थे वो केवल अब 3-3.5 घंटे में हो जाएगा और कटरा से आकर डायरेक्ट दिल्ली तक पहुंच जाएंगे 6 घंटे में।
प्रश्नकाल के दौरान जल शक्ति मंत्रालय से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से जुड़ा प्रश्न पूछा गया। इसके साथ ही लोकसभा में शून्यकाल के दौरान लोकहित से जुड़े मुद्दे उठाए गए। शून्यकाल में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अनुसूचित जाति के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत मंत्रियों के वक्तव्यों के साथ हुई। उसके बाद उच्च सदन में सांसदों ने लोकहित से जुड़े मुद्दों को उठाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अहम सवाल पूछे गए। प्रश्नकाल के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका में बंद भारतीय मछुआरों की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। But one of our other ministries, sir, one is the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. It has an allocation of 20,050 crores, and the purpose of it is to fit boats with transponders so that you don't have this inadvertent crossing, acquisition of boats, nets and training, to look at supporting deep sea fishing vessels and giving them equipment, and looking for alternatives, which is sea ranching of shrimps, seaweed and bivalve culture, new fish culture techniques, cage culture, cold chain technology. There is also, sir, a fund called Fisheries Aquaculture Infrastructure Development Fund, FIDF, which has an allocation of 7,522.48 crores. चरखी दादरी जिले के गांव मिर्च निवासी प्रगतिशील किसान प्रवीण सांगवान ने शिक्षक की नौकरी का लाखों का पैकेज छोड़कर मशरूम की खेती से मोटा मुनाफा कमाकर दूसरे किसानों के सामने मिसाल कायम की है। दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने किसान प्रवीण का लक्ष्य अब ऑर्गेनिक मशरूम पैदा कर इसके प्रोडक्ट बनाकर एक्सपोर्ट करके करोड़ों का टर्नओवर करना है। वह दूसरे किसानों को भी सरकार की सब्सिडी का लाभ लेकर ऑर्गेनिक खेती करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रवीण ने शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाया और उनके पढ़ाए सैकड़ों विद्यार्थी आज अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। अपना व्यवसाय शुरू करने की इच्छा के चलते प्रवीण सांगवान ने गुरुग्राम के निजी स्कूल में करीब 10 लाख रुपए का पैकेज छोड़कर मशरूम की खेती में अपनी किस्मत आजमाई। इसके लिए उन्होंने पहले करनाल के अनुसंधान केंद्र में ट्रेनिंग लेकर मशरूम की खेती शुरू की और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। प्रवीण सिर्फ मशरूम के काम में सालाना लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। प्रवीण सांगवान का कहना है कि किसान परंपरागत खेती छोड़कर ऑर्गेनिक खेती करें तो लाखों रुपए कमा सकते हैं। किसान पुत्र का कहना है कि मशरूम की खेती के साथ साथ वे मशरूम का अचार और सूप बनाकर बेचने से भी आय को बढ़ाना चाहते हैं। अभी उन्होंने 30 बाय 60 के शेड में शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने लाखों का मुनाफा लिया है। अब वे शेड की संख्या बढ़ाकर बड़े स्तर पर ऑर्गेनिक खेती करते हुए अपने माल को विदेशों में एक्सपोर्ट करके करोड़ों का टर्नओवर करना चाहते हैं। मैंने 30 बाई 60 का एक स्टैंडर्ड साइज का एक शेड है जिसको मैंने लगाया था और उसमें मैं सफल हुआ हूँ। मेरी लागत पूरी हो चुकी है और इसमें मैं मुनाफे में भी हूँ और आगे भविष्य में मेरी ये योजना है कि इसको मैं बढ़ाकर और नंबर ऑफ शेड्स में ज़्यादा करूँ ताकि इसमें मैं और भी अच्छा आमदनी का सोर्स बना पाऊँ और दूसरे लोगों को भी अच्छा रोजगार दे पाऊँ और दूसरे समाज के लोगों को भी एक अच्छा खाने का बेहतरीन उत्पाद में दे पाऊँ। तो भविष्य में हमारी यही योजना है, इसको बढ़ाएंगे, इसकी वैल्यू एडिशन करेंगे, इसमें इसके उत्पाद को बनाएंगे और दूसरे लोगों की मदद करेंगे। और किसान भाइयों से मैं ये भी अनुरोध करता हूं कि आप बागवानी विभाग में जाकर संपर्क करें, इसमें सब्सिडी का भी लाभ ले सकते हैं आप। सरकार आपको बहुत सारी सब्सिडी देती है इसको लगाने के लिए, अलग अलग इसके जो शेड पर लगाने की सब्सिडी है, इसके कंपोस्ट पर लगाने की सब्सिडी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप एक बार ट्रेनिंग भी ज़रूर लें। ट्रेनिंग अपने हरियाणा में करनाल में और मुरथल में होती है यहाँ पे, तो आप वहाँ जाके ट्रेनिंग लीजिए और इसको ज़रूर लगाएं। मैं आप सबसे ये अनुरोध करता हूँ। सरस्वती तीर्थ पर आयोजित चौदस मेले का बड़ा धार्मिक महत्व है। पेहोवा के चैत्र चौदस मेले की आज से शुरुआत हुई। यह 3 दिवसीय चैत्र चौदस मेला 29 मार्च तक चलेगा। आज पेहोवा के एसडीएम और मेला प्रशासक कपिल कुमार ने चैत्र चौदस मेले का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर मेला प्रशासक कपिल कुमार ने चैत्र चौदस मेले के शुभारंभ पर बधाई देते हुए कहा कि चैत्र चौदस मेला हिंदू सिख एकता का प्रतीक है। इस मेले में देश भर से लोग अमावस के अवसर पर स्नान करते हैं और अपने पितरों की शांति के लिए पिंडदान व पूजा पाठ करवाते हैं। कपिल कुमार ने कहा कि विश्व विख्यात चैत्र चौदस मेले का धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्व है। श्रद्धालुओं के लिए मेला प्रशासन द्वारा सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। मेले में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं।
विभिन्न प्रदेशों से श्रद्धालु इस मेले में आकर के पिंडदान की जो कर्मकांड है वो पूर्ण करते हैं पुरोहितों के माध्यम से, और इसके लिए प्रशासन के द्वारा जो है विस्तृत व्यवस्था की गई है। सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।